इंडियंस कभी पैसा क्यों नहीं कमा पाते? आपने ये चीज़ सोची है कि इंडियंस मेंटालिटी काम कैसे करती है? मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, उसको एनालाइज़ करके मैंने ये चीज़ ढूँढी है कि हम लोन पर घर खरीदना पसंद करेंगे, हम लोन पर गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन हम कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। मैं अपनी साइड से कोई पुश नहीं कर रहा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी आप एक घर खरीदते हो 25-27 25-26 की एज के अंदर, तो आपकी जो सोसाइटी होती है वो आपको प्रेज़ करती है। हमारे घरवाले भी चाहते हैं कि हम एक घर खरीद लें और जब हम घर खरीदते हैं तो एज़ एन इंडियन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है भाई एक बहुत बड़ी चीज़ हमने कर ली है। हो सकता है उससे पहले उससे बड़ा घर आपके खुद का हो, आपके पास खुद का घर हो, लेकिन जो एक घर होता है उसको लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। करना भी चाहिए अगर आप 25-26 साल की एज के अंदर एक घर खरीद लेते हो। लेकिन उस घर के पीछे हम 80 से 90% पैसा लोन पर ले लेते हैं और उसके बाद जाकर के हम वहाँ से घर खरीदते हैं और हम बोलते हैं कि भाई वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गई है। जो घर है वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ आती है गाड़ी। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी एक नॉर्मल आदमी खरीदने की कोशिश करता है और जब भी गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है तो सेम सिचुएशन आती है। 10 से 15% जाकर के वो डाउन पेमेंट करता है और बाकी का सारा पैसा वो लोन पर लेकर के आ जाता है। अब वो फिर भी खुश है, उसके घर वाले भी खुश है कि भाई लंबी गाड़ी आ गई है, भाई साहब सेडान में घूम रहा है, एसयूवी में घूम रहा है। अब तो मजा आ गया भाई, जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। अब लेकिन उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे ही पैसा आता है सारा का सारा पैसा उठा करके तो वो ईएमआई में दे दे रहा है। तो उसके पास बच क्या रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 2-2 3-3 हज़ार रुपए, ईएमआई उसकी जा रही है 30 से 40 हज़ार रुपए की। लेकिन जो सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग दिखावे के चक्कर में अच्छा खासा लोन ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा सिनेरियो ये है, जब भी हम ये बोलते हैं भाई इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले लो या लोन लेकर के इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये डिबेटेबल क्वेश्चन इस वजह से है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, ये डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। लेकिन आप जब भी बात करते हो लोन लेकर के इन्वेस्ट करने की ना, हर एक इंसान आप पे थू-थू करना शुरू कर देगा। हर एक इंसान बोलेगा भाई आप तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने की बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। अब मैं कुछ क्वेश्चन्स आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इसी का आंसर दे देना। जब आप लोन लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या सोच रहे हो? वहाँ पे आप ये सोचो कि भाई ये कंपनी बंद हो गई, तो क्या होगा? ये कंपनी बंद होगी तो चीज़ें बर्बाद हो जाएँगी, राइट? मैं कहता हूँ आप एक काम करो, डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत करो, आप जाकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कह नहीं रहा, बट बाय द वे सिर्फ़ एक सिनेरियो हम सोच रहे हैं। उस केस के अंदर अगर आपका पूरा पैसा ज़ीरो होना है, तो उस केस के अंदर जो उसके अंदर 50 से 70 कंपनियाँ हैं, वो पैसा ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद जाकर के जो भी आपका लोन का अमाउंट है, वो ज़ीरो हो सकता है। ये है पहला सिनेरियो। तो आपको क्या लगता है जो 50 से 70 कंपनी किसी भी एक सिंगल म्यूचुअल फंड में पड़ी हुई है, वो बंद हो जाएँगी क्या? 50 से 70 कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की बंद हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? आई होप आप भी यही कह रहे हो, नहीं हो सकती। वहीं पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं। जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कि गाड़ी ठुक सकती है, डेफ़िनिटली ठुक सकती है। उसका इंश्योरेंस क्लेम करोगे। उसी के साथ-साथ किसी भी रीज़न से भगवान ना करे बट जॉब जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत है। उस केस के अंदर जो बैंक वाले हैं वो पहले दिन आकर के आपकी गाड़ी उठा कर के ले जाएँगे जैसे ही आप ईएमआई 1 या 2 दिन स्किप करोगे, पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़, जैसे ही गाड़ी बाहर निकली शोरूम से तो सीधे-सीधे 20% का डेप्रिसिएशन लगता है। जब मैंने खरीदी थी गाड़ी तब मैंने जैसे ही बाहर निकाला मैंने बोला भैया अब वापस लोगे कितने में लोगे? कह रहे भैया 20% कम हो चुके हैं क्योंकि गाड़ी गाड़ी जो गेट के बाहर जा चुकी है बिकॉज़ वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो एक लायबिलिटी है, उसके अंदर पैसा बढ़ता नहीं गिरता है। तो मैंने बोला भाई ये तो थोड़ा कांड हो गया, उस समय शायद इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता था और उस समय पे मैं उसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अफ़ोर्ड कर सकता था। इसी के साथ-साथ अब आते हैं घर के ऊपर। अब जब आप घर खरीदते हो तो आपको ये लगता है अरे भाई ये तो मेरा घर है, मुझे रेंट पे नहीं करना है। लेट्स सपोज़ आपने 1 करोड़ का घर लिया हुआ है, उसके अंदर आपने 80-90 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब 10 साल के लिए आप उसका लोन भर रहे हो, सॉरी 20 साल के लिए आप उसका लोन भर रहे हो, तो वो जो 1 करोड़ का लोन आपने लिया हुआ है, वो करीब-करीब डेढ़ से पौने 2 करोड़ रुपए के आस-पास पहुँच जाएगा, जब आप उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि भाई इंटरेस्ट भी तो आप दे रहे हो और स्टार्टिंग के 5 से 10 साल तक तो मेरे भाई जितना भी पैसा आपने लिया है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट में जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो कम ही बहुत कम होता है। अब अगर आप ये सोचो कि भाई 10 साल तक मैंने पैसा दे दिया, अब 10 साल के बाद मेरा लोन कितना बचा होगा? सोचो कितना बचा होगा? आपका जो लोन है 10 साल के बाद भाई वो उसके बावजूद करीब-करीब 70 से 80 लाख रुपए के आस-पास आपका बचा हुआ क्योंकि सारा का सारा इंटरेस्ट पैसा ले रहा है, जो बैंक होता है इनिशियल लेवल पे। अब भगवान ना करे बट किसी भी केस के अंदर आपकी जॉब जाती है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर जैसे ही आप बोलोगे भैया हम नहीं दे पा रहे ईएमआई, बैंक वाले बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं ईएमआई मत दो मेरे को ईएमआई के पैसे वापस क्योंकि मैंने तो पहली चीज़ इंटरेस्ट वसूल लिया आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के साथ-साथ अब मैं जाकर के आपका जो घर है वो भी बेच दूँगा।
तो जब तक आपने पूरी की पूरी ईएमआई नहीं भरी है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कार की ईएमआई है, चाहे वो घर की ईएमआई है, भाई आप ये सोचो आप रेंट पर ही रह रहे हो, क्योंकि जिस दिन आप ये मना कर दोगे ना मैं ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, उसी दिन भगा दिए जाओगे घर से। पहली चीज़ तो वही है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया, डेट के ऊपर अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो रिस्की ही है। वो रिस्क फ्री नहीं है। आपको ये लग रहा है वो रिस्क फ्री है क्योंकि आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन जिस दिन ईएमआई गई, उस दिन वो चीज़ चली गई। तो पहली चीज़, लोन पे अगर आप घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, वो रिस्की है। अब रिस्क इन्वेस्टमेंट के लेवल पे आते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो लोन लेकर के, जो कि काइंड ऑफ सेफेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, जहाँ पे जो आपके ओवरऑल रिटर्न है वो 12 से 15% के आसपास आते हैं। जो करंट रिटर्न आ रहे हैं उसको सीरियस मत लेना, वो लंबे समय में नहीं चलते। जो ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलते हैं वो 12 से 15% के आसपास मिलते हैं। अब इस केस के अंदर आप ये सोचो कि भाई किसी केस के अंदर मार्केट डाउन हो जाती है, जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसके अंदर वो किस लेवल तक डाउन हो सकता है। किसी भी केस के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं, चाहे आप इंडेक्स की बात कर लो, वो ज्यादा से ज्यादा 20% तक करेक्ट कर सकते हैं। अब अगर 20% करेक्ट कर गए और आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपका जो पैसा है वो कितना परसेंट गिरा? वो 20% के आसपास गिरा। लेकिन जिस दिन आप बेचोगे तो 20% का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी पैसा मिल जाएगा। इसको आप कंपेयर कर लो भाई किससे? गाड़ी से। गाड़ी के अंदर भी तो 20% का पैसा नहीं मिला, लेकिन गाड़ी को जब आप 2 साल बाद बेचोगे तो पैसा और भी कम मिलेगा आपको। वहीं पे अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है और किसी भी केस के अंदर आप 2 साल से ज़्यादा रुक जाते हो मार्केट में, तो 2 साल के अंदर मार्केट देखा गया है ऊपर की साइड चली जाती है। तो उस केस के अंदर आपके हो सकते हैं जो 20% का लॉस हो रहा है, वो 20% का प्रॉफिट आपको दे कर के जाएगा। लेकिन क्या घर के केस में ऐसा होने वाला है? भाई घर का रेट ऑन एन एवरेज तरीके से आप मानोगे तो 3 से 5% एप्रिसिएशन होता है घर के प्राइस में। अगर आपने फ्लैट ले लिया तो आप वो भी सोच लो भाई कि वो तो खत्म ही है पूरी तरीके से, राइट? तो अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे को रिस्क दिखता है वहां पे, तो बाकी के जो 2 काम आप कर रहे हो वो भी रिस्की काम ही है। क्या अब मुझे जाकर के लोन लेकर के इन्वेस्ट कर देना चाहिए? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा लोन लेकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आपको मार्केट को समझना है, पहले आपको सिचुएशन को समझना है। अगर मार्केट आपके लिए अच्छी दिख रही है आपको, तो आप कर सकते हो। मार्केट के अंदर दिक्कत दिखती है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कहना कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, रिस्की सिर्फ उन लोगों के लिए है, या तो आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, या आप ट्रेडिंग के अंदर फंसे हुए हो, या मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट स्टॉक के अंदर कर रहे हो, जहां पे आपको एक लेवल ऑफ एनालिसिस और एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जो शायद आप इस समय पे नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप ये 3 काम कर रहे हो तो मैं मान लेता हूँ मार्केट एक्सट्रीमली रिस्की है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या 2-3 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, जिसके अंदर जो आपका पैसा है वो ज़ीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, लेकिन चांसेस तो फिर भी होते ही हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई डेट लेकर के मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गाड़ी और घर खरीद सकता हूँ, तो मेरे भाई आप रिस्क ले रहे हो। वहीं पे जो घर है, अगर आपने घर के पेपर सही से नहीं देखे, वहाँ पे ये नहीं देखा क्या वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर आपने ये चीज़ ढंग से एनालाइज़ नहीं करी, तो मेरे भाई रिस्क वहाँ पे भी है। आपने पूरा पैसा दे दिया, वहाँ पे भाई आ गया दूसरा ओनर कि भैया आपको तो गलत प्रॉपर्टी बेच दी है। आप इसको भी सरपास कर सकते हो, बैंक को इन्वॉल्व करके वो अपने लेवल की वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई दिक्कत हुई ज़मीन के लेवल पे, तो वो आपकी दिक्कत है, और आपका पूरा का पूरा पैसा ही एक एसेट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको आप ज़मीन कह रहे हो, लैंड कह रहे हो। उसमें कोई दिक्कत हुई, तो भाई पैसा गया। लेकिन आप वहीं पे स्टॉक मार्केट में 40 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क दिख रहा है। तो जो इंडियन मेंटालिटी है, उसको थोड़ा-सा आपको दोबारा से रीचेक करना चाहिए, क्योंकि जो आज से पहले का कहना था हमारे पेरेंट्स का कि भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क है, वो उस समय पे था क्योंकि उस समय पे रेगुलेशंस इतने ज़्यादा नहीं होते थे, घपले बहुत ज़्यादा होते थे, उनको पता नहीं होता था इन्वेस्ट कैसे करना है, कोई सिखाने वाला नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप ओपन माइंड के साथ देखते हो तो सीखने को भी आपको काफ़ी कुछ मिलता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप समझ के इन्वेस्ट करते हो तो वो एक अच्छी बात है। वहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भाई आपके जो पैसे हैं, वो 40-50 कंपनियों में हिस्सेदारी भी आपको मिल जाती है, जिसमें अगर पैसा जाना है तो 40-50 कंपनी को बंद होना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उसके बाद भी बोलते हो भाई म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क है, बाकी जो दोनों में रिस्क नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों है, या हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दी हूँ। आप मुझे अपना पॉइंट ज़रूर बताना। बट मेरे हिसाब से अगर आप घर खरीद रहे हो लोन पे, गाड़ी खरीद रहे हो लोन पे और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो लोन पे, तो भाई तीनों चीज़ों के अंदर सिमिलर लेवल का रिस्क है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो आपको लिक्विडिटी भी देता है कि भाई आपको बेचना हो, आप आज बेच दो, पैसा निकाल लो, जो चीज़ घर हमें नहीं देता, जो चीज़ गाड़ी हमें नहीं देती। तो थोड़ा सोचना इसके ऊपर ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफ़िनिटली बताना आपका क्या सोचना है।
Thank you so much for watching this video. Tata. Bye-bye. Signing off.